अब इस वीडियो में हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस का क्या इलाज दिया जाता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस यानी कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन क्या दी जाती है और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस वैसे तो क्योर्ड नहीं होती है यानी अच्छे से ठीक नहीं होती, पर इसको मैनेज किया जा सकता है दवाइयों से, ऑक्सीजन से, सर्टेन डिवाइसेस से, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से, इन सब के कॉम्बिनेशन से इसको ठीक कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स इंट्रावेनस भी दी जाती है ताकि इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, ठीक हो सके पेशेंट। एक तरह की एंटीबायोटिक दी जाती है जिसे मैक्रोलाइड्स कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबायोटिक है जो आपके बैक्टीरिया को किल करता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है, जो आपके एयरवेज में ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो गया उसको रोकता है। तो मैक्रोलाइड्स दी जाती है। ओरल एंटीबायोटिक्स होते हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, वो आपको लेना है। फिर उसके अलावा कुछ मेडिकेशन होती है जैसे म्यूकस थिनिंग मेडिकेशन, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा म्यूकस बनने लगता है, कफ बनने लगता है, तो उसको कम करने के लिए, उसको पतला करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है म्यूकस थिनिंग की, ताकि जो कफ है वो जो छाती में भर गया है वो पतला हो सके और इजीली मुंह से बाहर आके निकल सके। तो उसके लिए ब्रोंकाइटिस पेशेंट में दी जाती है। ये नेबुलाइजर के थ्रू दी जाती है, कुछ हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन से मिक्स करके, इसको मिस्ट करके फिर इनहेलेशन के थ्रू आपके लंग्स में भेजा जाता है इस म्यूकस थिनिंग मेडिकेशन को। फिर एयरवे क्लियरेंस डिवाइस दी जाती है जो आपके एयरवेज को क्लियर करता है, यानी एक्सहेलेशन को, आप जब सांस बाहर निकालते हो तो उसके लिए अच्छा करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती है, जैसे ऑसिलेटिंग पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर ये दी जाती है, इंट्रापल्मोनरी परकसिव वेंटिलेशन दिया जाता है, या पोस्टरल ड्रेनेज। अब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से उनका पूरा इलाज तय किया जाता है। तो उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स भी दिए जाते हैं ताकि जो मांसपेशियां हैं आपके आपके ब्रोंकाई के एयरवेज के चारों ओर वो मजबूत हो सके, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो दिक्कत आ रही है ब्रीथिंग की वजह से वो सही हो सके। इनहेलर दिया जाता है, नेबुलाइजर दिया जाता है मेडिसिन के फॉर्म में। उसके अलावा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती है जिनको विजिंग का या फिर अस्थमा का, जिनको बहुत ज्यादा सिवियर सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको इनहेलेशन के थ्रू मतलब डायरेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उनकी एयरवेज के अंदर जाते हैं ताकि इन्फ्लामेशन जो हुआ है एयरवेज का वो ठीक हो सके। फिर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है उन लोगों के जिनका बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जैसे नेजल फ्रॉन्क्स के थ्रू या फिर ऑक्सीजन मास्क के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल में। फिर कुछ सर्जरी होती है, यानी अगर आपका मेडिकेशन से, म्यूकस थिनिंग मेडिकेशन से, एंटीबायोटिक्स से, ऑक्सीजन थेरेपी से, इनसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इनसे ट्रीटमेंट नहीं ठीक हो रहा है, यानी आपका इलाज सही से नहीं हो पा रहा, आपके एयरवेज में फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आपकी सर्जरी की जाती है। उसके लिए लंग का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो आपका खराब लंग है उसको हटा के हेल्दी लंग सेट करते हैं, तो लंग ट्रांसप्लांटेशन का सर्जरी होती है। अब फिजिकल थेरेपी की हम बात करते हैं तो चेस्ट फिजियोथेरेपी इसलिए की जाती है, जो आपका म्यूकस बन गया है, कफ बहुत ज्यादा आपकी छाती में, लंग्स में बन गया है, वो इजीली आपके बाहर आ सके, तो उसके लिए पोस्टल ड्रेनेज टेक्निक होती है जो अलग अलग पोजीशन में दी जाती है ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए। फिर चेस्ट परकशन होता है, इसमें क्लैपिंग और वाइब्रेशन दिया जाता है आपकी छाती पे, चेस्ट पे, ताकि जो म्यूकस है वो थिन हो सके, लूज हो सके और वो इजीली बाहर आ सके। फिर कुछ डिवाइसेस है जैसे इलेक्ट्रिक चेस्ट क्लैपर, जिससे आपका जो छाती का में जो चेस्ट में जो आपका कफ बन गया है वो इजीली बाहर आ सके। तो एक्सरसाइजेस से आपकी जो छाती की मांसपेशी है वो मजबूत होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आती, आप अच्छा ब्रीथिंग कर सको, उसके लिए एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल थेरेपी दी जाती है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इसलिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस इसलिए दी जाती है ताकि जो एसेसरी मसल्स आप यूज कर रहे हैं जब आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेन मसल्स का, मेन मांसपेशियों का जो काम होता है वो नहीं कर पाते, और जो गर्दन की, नेक की, शोल्डर की जो मांसपेशियाँ उसको यूज़ में लेते हो। तो उसकी मजबूती करता है आपका जो डायफ्राम, जो मेन मसल है आपकी, जो मसल जो मांसपेशियाँ है, जो काम करती है आपको सांस को एक्सपेंशन करने में, लंग को एक्सपेंड करने में, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। आप
आपको आपके साथ-साथ आपका जो स्पूटम बनने लग गया वो क्लियर करता है, आपके लंग के फंक्शन को अच्छा करता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं, आपका जो एल्वेओलाई बार-बार चिपक रहा है, कोलैप्स हो रहा है, उसको उसके रिस्क को भी कम करता है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस में पहली एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक, इसमें आपको पहले तो सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, नाक से सांस अंदर लेनी है, मुँह से छोड़नी है, ऐसे 4-5 बार करनी है। फिर उसके बाद आपको डीप ब्रीथ करना है, यानी नाक से सांस अंदर लेना है, अच्छा लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है छाती में 2 से 3 सेकंड तक, 5 सेकंड तक भी आप होल्ड कर सकते हो, फिर मुँह से निकालनी है। ऐसे ये भी आपको 4-5 बार करनी है। फिर उसके बाद आपको हफ करना है, यानी हफ की आवाज़ निकालनी है। तो उसमें जब आप सांस अंदर लेंगे नाक से, तो जब आप मुँह से बाहर निकालेंगे, तो आप कफ नहीं करेंगे, आप हफ ऐसे आवाज़ निकाल के आप साँस को बाहर लेके जाएँगे और अपने जो लंग्स में जो इन्फेक्शन हो गया है, जो म्यूकस बन गया उसको लूज़ करेंगे। फिर है कफिंग एक्सरसाइज़, ये आप लेटे हुए भी कर सकते हैं या फिर आप अगर आपको सर्जरी हुई है तब भी उसके बाद आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सीधा लेटना है, दोनों घुटने मोड़ने हैं, ये आपको सर्जन बताएँगे। तो परमिशन जब मिलती है आपको इस एक्सरसाइज़ की तब आपको ये एक्सरसाइज़ करनी है। जहाँ आपको सर्जरी हुई उस इंसिशन पे आपको या छोटा पिलो या सपोर्ट के लिए हाथ रख लेना है। फिर आपको साँस नाक से अंदर लेनी है, डीप लेनी है और फिर जब आप बाहर निकाल रहे हो तो मुँह से कफ करते हुए मतलब छाती में से कफ जैसे आप खाँसी कर रहे हो वैसे आपको निकालना है। ऐसे आपको बहुत बार करना है। फिर पॉज़ स्लीप ब्रीथिंग, पॉज़ स्लीप ब्रीथिंग में आपको रिलैक्स बिल्कुल बैठना है। फिर आपको नाक से अंदर साँस लेना है, 2 सेकंड तक रोकना है, उसके बाद आपको मुँह से बाहर निकालना है साँस, पर्स लिप करके यानी जैसे हम लिप्स को एकदम चिपका लेते हैं और मुँह से साँस बाहर निकालते हैं, वैसे आपको निकालना है 4 सेकंड तक, यानी 2:4 के रेशियो में नाक से अंदर साँस लेना है और मुँह से बाहर निकालनी है। फिर डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, इसमें आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है या फिर आप लेट के भी कर सकते हैं, दोनों घुटने मोड़ लेना है। एक हाथ आप छाती पे रखेंगे और एक हाथ अपने पेट पे रखेंगे। फिर आपको नाक से अंदर साँस लेना है, डीप ब्रीथ करनी है, होल्ड करना है, फिर वो ही पर्स्यू लिप करके बाहर निकालना है। आपको एक्सरसाइज़ 10-10 बार करनी है, दिन में 3 से 4 बार। कोऑर्डिनेटेड ब्रीथिंग, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यही इसमें भी नाक से अंदर साँस लेनी है शुरुआत में, फिर उसके बाद आपको मुँह से साँस बाहर निकालनी है। पर आपको बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। जैसे आप कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, बाइसेप्स को मोड़ रहे हैं, बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको साँस लेनी है अंदर और बाहर निकालनी है। तो वो कोऑर्डिनेशन करना है आपको एक्सरसाइज़ के साथ। फिर इंसेंटिव रेस्पिरेटरी स्पायरोमेट्री, इसमें आपको स्पायरोमीटर आता है, बाज़ार में मिलता है, ये आपको मेडिकल की शॉप पे मिल जाएगा। स्पायरोमीटर का माउथ पीस है वो आपको मुँह में रखना है, फिर आपको साँस अंदर लेनी है मुँह से, तो आपकी जो 3 बॉल्स होती है उसमें वो उठ जाएगी, पूरी उठानी है, वो होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर ऐसे 10 बार करना है। फिर उसके बाद आप स्पायरोमीटर को उल्टा कर देंगे, फिर वापस माउथ पीस को माउथ के अंदर डालेंगे और आपको क्या करना है, अब अंदर नहीं खींचना है, अब बाहर की तरफ निकालना है, वही बॉल उठानी है और बाहर की तरफ साँस लेके जानी है, मतलब एक्सहेल करना है, ये भी 10 बार करना है। फिर आपको अब घर पे क्या ध्यान रखना है, तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपको एक्सरसाइज़, थेरेपी प्रॉपर टाइम टू टाइम लेनी है, मेडिसिन्स जो है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, एक रेगुलर एक्सरसाइज़ है, रूटीन बना लेना एक्सरसाइज़ का। अगर लंग इन्फेक्शन है तो जितना जल्दी हो सके आप अच्छे से इलाज लें। उसके साथ ही साथ आप अगर बच्चे को कोई एक चीज़ आप ऐसे माउथ में दे रहे हैं, तो वो आप अवॉइड करें क्योंकि अगर इन्फेक्शन का डर होता है, उसकी वजह से और उसके साथ-साथ आपके लंग भी डैमेज हो जाते हैं इसकी वजह से, तो स्मोकिंग करना, केमिकल्स की जगह पे काम करना या एयर पॉल्यूशन जहाँ होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर श्वास लेने में बहुत दिक्कत आती है, उस जगह पे काम करना मना है। फिर आपको फ्लू की वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है हर 1 साल में और उसके साथ-साथ निमोनिया वैक्सीन लेनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।